नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे जो दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज है ना, उसी में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। तो चूंकि ज्योग्राफी की बात की जाएगी ना, तो ज्योग्राफी की बात करने के लिए एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वह है आपका एटलस। तो अपना एटलस अपने पास रखिएगा, बिना एटलस लिए लेक्चर मत देखिए। ठीक है, एटलस रहेगा तभी आप लेक्चर को देख और समझ पाएंगे, या तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा जो है मैप बसा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं अथवा भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं। तो आपके मैप में या एटलस में या फिर आपके दिमाग में 4 जगहों का मैप क्लियर होना चाहिए। किसका किसका? एक तो भारत का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप, दूसरा एशिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप। ये चारों पेज आपकी एटलस में अथवा आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। एटलस में बसा है, एटलस में पेज मोड़ना है, दिमाग में बसा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करेंगे हम लोग, ताकि जल्द से जल्द पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जा सके। पहला चैप्टर होगा आज का हमारा, और जिसका नाम है भारत एक सामान्य परिचय अथवा इंडिया अ जनरल इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर का पहला प्रश्न है हमारा कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? ए, भारत को श्रीलंका से, बी, लक्षद्वीप को मालदीव से, सी, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अथवा डी, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है आपका 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री लैटिट्यूड पे आप देखेंगे, जो 8 डिग्री वाली जो रेखा है नॉर्थ में, वह लक्षद्वीप के सबसे अंतिम द्वीप मिनिकॉय को मालदीव से द्वीप अलग करती है। ठीक है, इसके अलावा अब जान लीजिए चैनल क्या होता है। तो चैनल को हम लोग सामान्यतया हिंदी में बोलते हैं जल संधि। ठीक है, अब यह जल संधि क्या होती है या स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट भी एक ही चीज़ है, चैनल, स्ट्रेट या जल संधि, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो दो मुख्य भूमियों के बीच में अथवा दो द्वीपों के बीच में जो जल का या जो जल मार्ग है, उसको स्ट्रेट या जल संधि या चैनल बोल दिया गया है। इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि यह जल मार्ग जो है वह नेविगेशनल हो, यानी कि यहाँ से जहाज़ गुजरते ही हों, हो सकता है यह नॉन नेविगेशनल भी हो। ठीक है, तो चलें अगले प्रश्न पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, लक्षद्वीप वैसे है कहाँ? अरब सागर में या फिर अरेबियन सी में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ए, आइजॉल, बी, राजकोट, सी, कोलकाता, अथवा डी, इम्फाल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोकेशन इन सबको देख लीजिए। आइजॉल वो आपको मिजोरम में मिलेगा, राजकोट गुजरात में, कोलकाता आपको पश्चिम बंगाल, और डी आपको इम्फाल जो है वह मिलेगा कहाँ पर बताइए? इम्फाल आपको मणिपुर में मिलेगा। ठीक है, तो लोकेशन आप देख ही रहे होंगे, पॉलिटिकल मैप इंडिया का देखिए, और वहाँ पर नॉर्थ में जाकर देखिए आप, मिजोरम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर आपको आइजॉल देखने को मिल जाएगा या आइजॉल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य आपको नहीं दिखेंगे सही से। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है कि जो भूमध्य रेखा है, यानी जो 0 डिग्री की जो रेखा है ना, इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे, नॉर्थ में आप देखेंगे तो एक डैश डैश करके लाइन बनी होगी। ठीक है, इसको कर्क रेखा कहा गया नॉर्थ में जो है, और इसके साउथ में यानी कि दक्षिण में जो वो रेखा है 23.5 डिग्री पर ही, 0 डिग्री के, उसको मर्क रेखा कह रहा हूँ, मकर रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, या 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनको सामान्यतः आप ऐसे याद कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गर्म हो गए। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यह 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा एक अन्य चीज़, जो भारत की मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री है। इस प्रकार से आपको मिलेगी मानक समय रेखा, और यह भारत के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। मानक समय रेखा, तो यह मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सी फॉर छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, अब माही एक नदी है जो कि आपको देखने को मिलेगी। ये वाला लोकेशन जब आप देखेंगे ना, ये गुजरात कैसे, हाँ, ये वाला जब आप लोकेशन देखेंगे भारत का, तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ खंबात देखने को मिलेगा। गल्फ ऑफ खंबात में आप देखेंगे कि एक नदी आकर के गिर रही है। ठीक है, यहाँ से नीचे भारत का मैप डाल दीजिए, एक नदी आकर के गिर रही है, वहाँ पर वही नदी लिखी होगी, नाम उसका होगा माही। नीले रंग की एक लाइन आई होगी आपके मैप में। तो यही माही नदी जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद कर लीजिएगा, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझी हैं, या फिर किसके सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य हैं, यह पूछ रहे हैं यहाँ पर। ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी छत्तीसगढ़ अथवा डी आंध्र प्रदेश। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। और जो विकल्प दिए हैं इनके आधार पर। ठीक है, इसको तो आप आराम से मैप में देख करके करिए, पॉलिटिकल मैप में। फिलहाल यहाँ मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखिए, छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी संख्या है 7। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर मिलते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं 5, पश्चिम बंगाल के भी पड़ोसी राज्य 5 और आंध्र के भी पड़ोसी राज्य हैं 5। सर्वाधिक पड़ोसी राज्य वाला भारत का एकमात्र प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमाएं 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? ए चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, बी भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, सी चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल और असम, या डी चीन, भूटान, पश्चिम बंगाल और असम। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, आप मैप में लोकेशन देख ही रहे होंगे। यहाँ पर सिक्किम की लोकेशन है, पश्चिम बंगाल आपने देख रहे होंगे कि यहाँ तक आया हुआ है, इधर भूटान बना हुआ है, इधर नेपाल है, ऊपर आपका तिब्बत वाला क्षेत्र, जो कि तिब्बत जो है वह नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल कह रहा हूँ, चीन में है। ठीक है, तो कितने हो गए? चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और पश्चिम बंगाल। चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल, ये अपना सिक्किम हो गया, ये इनसे घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर में लघु प्रवाल द्वीप वलयों और प्रवाल भित्तियों से बना है? कोरल रीफ की बात हो रही, कौन सा द्वीप कोरल रीफ से बना हुआ है? ठीक है, ए मालदीव, बी अंडमान, सी श्रीलंका अथवा डी लक्षद्वीप। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। अरब सागर में जो द्वीप है उसका नाम ही है लक्षद्वीप। यह कोरल रीफ से बना हुआ एक द्वीप है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 डिग्री चैनल को भी बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए, लक्षद्वीप में कुल टोटल जो द्वीपों की संख्या है वह है 36, जिनमें से मात्र केवल 10 पर ही आबादी है, अथवा 10 ही द्वीप केवल आबाद हैं। ठीक है, लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। 9 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पर आप देखेंगे 8 डिग्री के ठीक नीचे कहाँ, ऊपर देखेंगे ना, और ऊपर जाएंगे तब 9 मिलेगा। 8 डिग्री के ऊपर देखेंगे तो लक्षद्वीप के, तो यह जो है लक्षद्वीप के मेनिकाय द्वीप को अन्य द्वीपों से अलग करती है। ठीक है, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कवरत्ती है। और मेनिकाय द्वीप के बारे में हमारी बात हो चुकी है कि मेनिकाय द्वीप को मालदीप से अलग करती है 8 डिग्री रेखा या 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और 9 डिग्री चैनल मेनिकाय द्वीप को अन्य द्वीपों से अलग कर देती है। ठीक है, सामान्यतया लक्षद्वीप के काल्पेनी को मेनिकाय से अलग करती है 9 डिग्री जो चैनल है, ऐसे जान लीजिए। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संदर्भ में किया जाता है? चूंकि इसको ऐसे भी आप समझ लीजिए, या ऐसे प्रश्न है पूछा जा रहा है कि मैकमोहन रेखा किस देश की सीमा रेखा पर पड़ता है भारत के साथ।
ए बांग्लादेश, बी चीन, सी म्यांमार अथवा डी नेपाल। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच पड़ती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है बताइए कमेंट करके ज़रा। तो देखिए, एक शिमला सम्मेलन हुआ था 1913-14 में, ठीक है, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के मध्य। उस सम्मेलन की अध्यक्षता या मुख्य जो वार्ताकार थे वे थे उस समय के ब्रिटेन, भारत उस समय गुलाम था ना ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के विदेश सचिव जो सर हेनरी मैकमोहन थे वह उसके मुख्य वार्ताकार थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि इनके द्वारा एक रेखा सुझाई गई या एक सीमा सुझाई गई कि ऐसी ऐसी सीमा भारत और तिब्बत और चीन के बीच होनी चाहिए। चीन तो दूर था ना, चीन ने तो तिब्बत पर बाद में कब्जा किया। ठीक है, लेकिन उस समय चीन और तिब्बत अलग अलग थे, तो तीनों के साथ मिलकर के वार्ता हुई और एक रेखा डिसाइड हो गई और इसी को माना गया कि यह भारत और चीन के बीच की विभाजक रेखा बनी रहेगी, भारत चीन और तिब्बत के बीच की विभाजक रेखा होगी। बाद में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो उसने मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि जो म्यांमार वाला बॉर्डर है ना, वहाँ तक बात हुई थी, तब म्यांमार वर्मा था और वर्मा भारत का अंग था। और चीन क्या करता है ना कि म्यांमार वाली रेखा में जो मैकमोहन रेखा है उसको तो मानता है कि हाँ यह सही सीमा है, लेकिन भारत के साथ उस रेखा को नहीं मानता है। सोच के देखिए ज़रा चीन क्यों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप में सबसे नज़दीक है। ए कोलकाता, बी कुआलालंपुर, सी सिंगापुर अथवा डी यांगून। लोकेशन देख लीजिएगा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, कुआलालंपुर मलेशिया, सिंगापुर की तो बात ही छोड़ दीजिए और यांगून जो है वह म्यांमार में। सिंगापुर तो आपने खोज रखा होगा कि जाना है। ठीक है, बताइए पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप में सबसे नज़दीक कौन सा शहर पड़ेगा। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यांगून, जो कि म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार का एक शहर है यांगून। पोर्ट ब्लेयर दरअसल राजधानी है कहाँ की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई 3 मुख्यतया विभाजित है। एक तो ग्रेट अंडमान हो गया है, दूसरा मिडिल अंडमान हो गया है और उसके बाद एक पड़ता है साउथ अंडमान, या फिर इसे नॉर्थ अंडमान भी कहा जाता है, जिसे मैं ग्रेट अंडमान कह रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यांगून की लोकेशन देखनी है तो जो म्यांमार है ना, म्यांमार के पास, म्यांमार जहाँ शुरू हो रहा है वहीं आप देखेंगे म्यांमार के दक्षिण में एकदम यहाँ पर देखेंगे कोने में। ठीक है, थोड़ा सा ईस्ट और साउथ में देखेंगे, म्यांमार के ईस्ट कह रहा हूँ, वेस्ट साउथ में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक क्या कहते हैं वो नेप्ती त्या लिखा हुआ मिलेगा, जो कि म्यांमार की राजधानी। इसी के ठीक ऊपर आपको यांगून देखने को मिल जाएगा। भारत के मैप में नहीं मिलेगा, जाइए एशिया वाले मैप में और उसके पॉलिटिकल वाले मैप में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अंडमान के बारे में। तो अंडमान की जो राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसके अलावा म्यांमार की जो राजधानी है वह है नेपीता। ठीक है, नेपीता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है। ए 2, बी 3, सी 4 अथवा डी 5। साझी सीमा यानी कितने राज्य जो है वह शेयर करते हैं अपनी सीमा म्यांमार के साथ। तो इसको देखने के लिए इंडिया का आप पॉलिटिकल मैप देखिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 राज्य जो है वह भारत के साथ भारत की म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 4 राज्य? ऊपर से आप जब भारत की लोकेशन देखते आएंगे ना, ऐसे यहीं से म्यांमार शुरू हो जाता है। ठीक है, और इतने में भारत के 4 राज्य, यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश आपको मिल जाता है, इसके बाद यहाँ से नागालैंड मिल जाता है, फिर आपका मणिपुर आ जाता है और सबसे अंत में नीचे मिजोरम। ठीक वही है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या हो गया? ANMM। जो ANM का कोर्स होता है वहाँ से आप याद कर लीजिए। ठीक है, नर्सिंग वाला एक कोर्स होता है ANM और GNM का, उसी में ANM एक और मैडम भी लगा दीजिए, नर्स हैं मैडम। ठीक है, ANMM। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी जो है अपनी सीमाएं साझा करते हैं म्यांमार के साथ। म्यांमार की कुल सीमा लगभग 1643 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत के साथ मिली हुई है। ठीक है, मतलब भारत और म्यांमार के साथ लगभग 1642 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस
देश के साथ है? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? ए चिली, बी भारत, सी इटली अथवा डी आइसलैंड। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, बताइए कहाँ पर? भारत, बी। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब आप देखेंगे अपने मैप में ना, नॉर्थ अंडमान को देखेंगे, नॉर्थ अंडमान के ठीक नीचे लिखा हुआ है बैरन आई। ठीक है, तो बैरन आइलैंड जो है वह भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर आप देखें ना, ये भारत है, ये आपका हो गया अंडमान निकोबार, ये मान लीजिए ये नॉर्थ अंडमान है, तो यहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा बैरन आई, आई फॉर आइलैंड। यह भारत का जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, हालांकि इसके अलावा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी भी भारत में है, जिसका नाम जो कि नारकोंडम द्वीप में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक द्वीप है नारकोंडम द्वीप। कहाँ मिलेगा यह आपको? यह आपको मिलेगा जब आप यही नॉर्थ वाले के ऊपर देखेंगे। ठीक है, नॉर्थ अंडमान के ठीक और ऊपर देखेंगे तो वहाँ आपको नारकोंडम लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा, वहीं पर एक आपको कोको चैनल मिल रहा होगा, तो इसे भी देखते चलिए। कोको चैनल जो है वह अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित द्वीप के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? 10 डिग्री चैनल द्वारा। ठीक है, ए अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप अथवा डी सुमात्रा एवं जावा। देखिए वहीं अंडमान निकोबार को देखिए आप, अंडमान निकोबार को जब आप देखेंगे तो देखेंगे लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में एक रेखा गई है। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच एक रेखा गई है जिसको 10 डिग्री चैनल बोला गया है, और यहीं पर एक अंडमान सी भी है या अंडमान सागर भी है। तो अब बताइए किसको किसको अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है ऑप्शन नंबर ए को, अंडमान और निकोबार को। मालदीव से लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इसके अलावा सुमात्रा और जावा को देखने के लिए आप चले जाइए एशिया के फिजिकल मैप में, वहाँ देखेंगे जावा और सुमात्रा को सुंडा जल संधि द्वारा अलग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसमें सारी चीज़ों के बारे में तो बात हो ही गई है। अंडमान और कार निकोबार द्वीप को, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8 डिग्री चैनल पर है, बंगाल की खाड़ी में है, 8 डिग्री चैनल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, ये वाला जो खड़ी रेखा होती है ना वो लॉन्गिट्यूड या देशांतर बोली जाती है, और जो पैरेलल वाली जो रेखा होती है ना इसको बोला जाता है लैटिट्यूड या फिर अक्षांश। ठीक है, अब बताइए तो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे कौन सा शहर स्थित होगा? ए बंगलुरु कर्नाटक में है, बी हैदराबाद आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र, पुणे मुंबई। चलिए बताइए सबसे समीप पे कौन होगा? पुणे मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, दिल्ली देखिए, दिल्ली भारत के दिल में बसता है, बीचों बीच पड़ता है। बाकी सब आपका यहाँ पर जो दिया गया वो या तो वेस्ट में पड़ गए या तो ईस्ट में पड़ गए, बात ही ख़त्म। ये बचा एक बंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की लोकेशन ऐसे आई ना, कर्नाटक ये आया है और बंगलुरु शहर अपना यहाँ पर है, बात खत्म। दिल्ली से सीधी रेखा आई और बंगलुरु को छूती हुई या बंगलुरु के सबसे समीप से गुजर गई वह लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखा। ठीक है, अब इनको जानने की ज़रूरत नहीं, इनको बिल्कुल मत याद करिएगा, कभी ज़िंदगी में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, आप दिमाग में अपने बसाइए कि बंगलुरु किधर है, हैदराबाद किधर है, नागपुर किधर है, पुणे किधर है, मतलब ईस्ट वेस्ट के हिसाब से उनको एडजस्ट कीजिए और फिर दिल्ली को देखिए और सीधी रेखा खींच दीजिए। ठीक, चलिए अब नहीं पता चला आप लगे कि 77 डिग्री 77.59 डिग्री ईस्ट में बंगलुरु है, 77.10 डिग्री पे दिल्ली है, तो फिर तो तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ बताइए, ये यार सेलेक्ट कमेंट फिर से आने लगा, रुकिए इसको हटा दूँ तो। चलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ए असम और राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी असम और गुजरात, डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। सिंपल है, बताइए जल्दी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात देखेंगे आप यहाँ पे पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश आप देखेंगे यहाँ पड़ रहा है। भारत का सबसे पश्चिमी और पूर्वी गांव का नाम ज़रा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ठीक है, दोनों के बीच लगभग दूरी, समय का कितना डिफरेंस आ जाता है? लगभग 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्थ पर्वत अवस्थित है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। दोनों कथन गलत है। भारत जो है कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का भारत के पास केवल 2.4% है, 3% नहीं है। उत्तर पूर्वी सीमा भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी सीमा पर जो भारत का हिमालय पर्वत है वह नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण कौन सा है? भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है भारत के पश्चिमी घाट के पर्वत। यह जो है भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण है, जबकि जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर या उत्तर पूर्वी सीमा पर, पश्चिमी नहीं, उत्तर पूर्वी सीमा पर जो हिमालय वाला क्षेत्र है वह जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, वह फोल्डिंग माउंटेन है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखें क्या? चलिए आइए देख लेते हैं। नहीं, आप कहेंगे कि एक्सप्लेनेशन देख ही नहीं रहे। देखिए, भारत के भूभाग का जो कुल क्षेत्रफल है वह लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इसके अलावा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत से बड़े 6 बड़े देश और कौन कौन से हैं? तो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से 6 बड़े देश हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर विश्व में भारत का स्थान आता है भौगोलिक क्षेत्रफल में बड़े देशों के स्थान में। ठीक है, फिर सबसे बाद में भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। ठीक है, ऐसे आया है ना, उत्तर में यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे गया, फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भी फैला। तो ये सभी जो है वह नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, और हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। दूसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। 2 के दोनों ही कथन सही। इसके बारे में बात की गई, जो मिर्ज़ापुर से गुजरती है मानक समय रेखा, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती भी हैं। ठीक है, हो गई बात। अब देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की लंबाई अपेक्षा के, अरे भाई भारत ऐसे दिखता है ना, उत्तर से दक्षिण ऐसा और पूर्व से पश्चिम ऐसा। सिंपल है, इधर की लंबाई ज़्यादा, उधर की लंबाई कम है। तो आइए किलोमीटर में जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, कहीं पूछेगा नहीं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक की इसकी दूरी 2933 किलोमीटर है। इसके अलावा गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर भी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर अथवा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। नहीं, मत भूल जाइए, गलत छप गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। पहला, पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। कूट है ए केवल 1 और 2,
बी केवल 1, 2, 3, सी केवल 1, 2 और 4 और डी केवल 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। पश्चिम बंगाल कहाँ से टच कर लेगा? मैप खोले रहिएगा, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ लेकिन आप मैप देखना मत भूलिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहाँ तुरंत एटलस रोक, मैं वीडियो को पॉज करिए और मैप में उस लोकेशन को देखिए कौन कौन से राज्य, जैसे राज्यों की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर आपको करना क्या चाहिए ना कि मैं वीडियो को पॉज करिए, उन राज्यों को देखिए, उनसे सटे पड़ोसी राज्यों की लोकेशन देख लीजिए, ठीक है। ये आपको करना है। मैं अपने सामने मैप रख के मैं खुद ये सारी चीज़ें करते हुए चल रहा हूँ, तो आप भी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में भूल जाए। देखिए ऐसी ही चीज़ें भूलती हैं, मैप में आपने देखा नहीं, लोकेशन पर ध्यान दिया नहीं और बाद में एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज हो गए, उससे बचिए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में बस बदलाव कीजिए, बाकी ज्ञानी आप लोग हैं ही, है कि नहीं? पढ़ा आपने सब है, बस ध्यान थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए अपना। फिर देखिए गलती कहाँ होती है। देखिए भारत की चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है इसमें, लद्दाख, बाकी सब भारतीय राज्य हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो कि अपनी सीमा चीन के साथ साझा करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा राजस्थान। कूट है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 और डी उपर्युक्त सभी। बहुत आसान है, आपको बताया गया कि चीफ जस्टिस जी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गर्म हो गए। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखिए सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है कि नहीं? 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। चलिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, आराम से पढ़िए, आप आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सुमेलित करवाने वाले में। पहले प्रश्न को पढ़िए आसानी से, आराम से, ठीक है। आंसर जान लीजिए आप लोग, तब थोड़ी सी अकुलाहट कम होगी आपकी ना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए जैसलमेर की बात हो रही है। जैसलमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में रेतीली भूमि के पास जैसलमेर है, तो रेत दिन में ज़्यादा गर्म होती है, रात में ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो दैनिक तापांतर अथवा दैनिक तापांतर में काफ़ी अंतर होगा। जब दैनिक तापांतर में काफ़ी अंतर है तो वार्षिक तापपरास या वार्षिक तापांतर में भी ज़्यादा ही अंतर होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उच्च दैनिक तापमान परास और निम्न वर्षण और उच्च वार्षिक तापमान परास, ठीक है। टेम्परेचर ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, हाई लो पे। उसके बाद अमृतसर, ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापांतर होता है, इसके साथ साथ आर्द्र वर्षण काल में उपोष्ण जलवायु। चलिए अमृतसर नहीं पता है, ठीक है, अमृतसर हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। मुंबई की बात करते हैं। ऑप्शन बता रहा हूँ, आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, बिना इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल से जाने, ठीक है। ऐसे आप एक एक स्टेट को अगर एक एक शहर को पढ़ने लगे ना तो फिर बस हो गया काम। देखिए मुंबई के बारे में बात हो रही, समुद्र के किनारे है मुंबई। समुद्र के किनारे तापमान कैसा रहता है? स्थिर टाइप में रहता है, ठीक है, थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा सा आर्द्र जलवायु रहती है, मतलब कि आर्द्रता मौसम में बनी रहती है। देखिए कौन सा सही हो सकता है? निम्न वार्षिक तापपरास, स्थिर है ना, तो वार्षिक तापपरास भी तो कम होगा, ऊपर गर्म भी कम होगा, ठंडा भी कम होगा, ठीक। और सामान्यतया गर्म रहेगा, आर्द्र है, थोड़ा बहुत तो गर्म रहेगा, सामान्यतया मतलब 26, 27, 28 डिग्री के आसपास रहेगा, और उच्च आर्द्रता, ठीक। अब 2 और 4 हमारा छट गया, सीधे आंसर आप टिक लगा सकते हैं, बात खत्म। वाराणसी के बारे में भी नहीं जानते तो भी चलेगा। फिलहाल यहाँ देख लीजिए कौन सा है? अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु, अत्यधिक शीत ठंडी ऋतु, ठंडी ऋतु से युक्त चरम जलवायु परिस्थितियाँ, शीत ऋतु के दौरान पछुआ विक्षोभ का प्रभाव रहता है, और जबकि ग्रीष्म ऋतु
के दौरान धूल भरी आंधियाँ और गरज के साथ वर्षा भी होती है। कहाँ? बनारस में। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बस सिंपल से बड़े बड़े चीज़ों को छाट लीजिए। जैसलमेर और मुंबई को छाट लिया, आंसर आपने कर लिया, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित, वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए जैसलमेर एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, अतः दिन के समय अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है और रात में अधिक पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या होता है? जो पृथ्वी से जो विकिरण बाहर निकलती है वापस वायुमंडल में जाती है। ठीक है, सूर्य से दिन में पृथ्वी क्या करती है? अवशोषित करती है, रात में उनको बाहर निकाल देती है। तो इसी को, जो जिन विकिरण को या जिन रेडिएशंस को पृथ्वी बाहर निकालती है उनको पार्थिव विकिरण बोला जाता है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे जब हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो रात में अधिक पार्थिव विकिरण होता है, परिणाम स्वरूप उच्च दैनिक तापमान ज़्यादा होता है। सर्दियाँ ठंडी होती हैं जबकि गर्मी जो है वह बेहद गर्म हो जाती है। इसके कारण उच्च वार्षिक तापमान होता है और वर्षा भी कम होती है। मुंबई में समुद्री प्रभाव रहता है, इसके परिणाम स्वरूप निम्न वार्षिक तापमान होता है। अक्षांशीय अवस्थिति के कारण तापमान सामान्यतः उच्च होता है और परिणाम स्वरूप आर्द्रता भी अधिक होती है। इसके अलावा वाराणसी में उत्तर भारत की मानसूनी जलवायु होती है, अतः यहाँ ग्रीष्म और शीत ऋतु में व्यापक तापमान अंतर के साथ उपोष्ण जलवायु होती है। सबसे अंत में अमृतसर में शीत ऋतु के दौरान पछुआ विक्षोभ का प्रभाव रहता है। यहाँ अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु के साथ चरम जलवायु स्थितियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है ए, अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी भाग नीचे धंसकर हिंद महासागरीय जल से भर गया। बी, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में आते हैं। सी, भारत की सबसे लंबी भूसीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। डी, भारत की सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के सुदूरतम पश्चिम भाग में जो दलदली भाग है वह पिग्मेलियन पॉइंट नहीं है। पिग्मेलियन पॉइंट जो है वह भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट है वहाँ पर है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का ही पुराना नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, बाद में इसको इंदिरा पॉइंट कहा गया या इंदिरा नाम दे दिया गया इस जगह का। कहाँ पर है यह इंदिरा पॉइंट? यह आप देखेंगे जब निकोबार को आप देखें। यहाँ पर चलिए बे ऑफ बंगाल में, चलिए बे ऑफ बंगाल में इधर जो द्वीप बसे हुए हैं हमारे छोटे छोटे अंडमान और निकोबार। पोर्ट ब्लेयर हो गया 10 डिग्री चैनल को, 10 डिग्री चैनल से हम आगे बढ़ते हुए आ गए अंडमान सी को पार किया। अंडमान सी के पार करने के बाद हम आ गए कार निकोबार, तरसा, कामरोता, कछाला। तो बाद में लिटिल अंडमान के नीचे जब आप देखेंगे ग्रेट निकोबार को, तो ग्रेट निकोबार में आप देखेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसी इंदिरा पॉइंट को पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। ठीक, यहाँ बताइए निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मणिपुर, चौथा असम। कूट है केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 4 और डी केवल 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। ठीक है, कैसे? तो ऐसे सिक्किम जो है वह नेपाल, भूटान, चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ। मणिपुर केवल म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं असम बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। लोकेशन आप मैप में देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। सिक्किम नेपाल, चीन, भूटान के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। मणिपुर म्यांमार के साथ केवल और असम भारत, बांग्लादेश और भूटान के साथ। मणिपुर, नागालैंड सिर्फ और सिर्फ जो है किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं बताइए? मणिपुर और नागालैंड और मिजोरम, यह तीनों सिर्फ और सिर्फ म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
कथनों के रूप में है, 2 कथन है। पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, कूट भी आप देखते चलिए। पहला कथन है कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। कथन 2 है कि श्रीलंका भारत से खंभात की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग हुआ है। आपको बताना है, कूट है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। बताइए कौन सा कथन जो है सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। श्रीलंका जो है ना, खंभात की खाड़ी, तो मैंने अभी आपको जब वहाँ बता रहा था माही नदी के बारे में, तो बताया था कि यह गुजरात में पड़ती है ना, यहाँ पर। और श्रीलंका कहाँ है? श्रीलंका है अपना ये यहाँ पर। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और किससे, पाक जल संधि द्वारा अलग होता है भारत से, जबकि खंभात की खाड़ी वह गुजरात का तटीय क्षेत्र अथवा अरब सागर में स्थित है। ठीक, बाकी भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। उन 7 देशों के नाम भी आप ध्यान रखिए, लोकेशन देख लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की है? फिलहाल मुझे याद नहीं है, नहीं याद है भाई। चलिए, निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। पहला श्रीनगर, दूसरा शिमला, तीसरा कोहिमा और चौथा शिलांग। सबकी लोकेशन आप मैप में देखिए पहले। मिली? श्रीनगर आपको जम्मू कश्मीर के आसपास मिल जाएगी, मेरे ख्याल से शायद जम्मू कश्मीर में ही है श्रीनगर। नागालैंड कोहिमा में। शिलांग आपको मिल जाएगा कहाँ पर मिलेगा बताइए? शिलांग आपको मिल जाएगा मेघालय में। और सबसे अंत में शिमला आपको मिल जाएगा, उत्तराखंड होते हुए चलेंगे आप जब हिमाचल प्रदेश की तरफ, वहाँ मिल जाएगा। तो अब बताइए, समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर कौन सा नगर है? इन सभी को अवरोही क्रम में लिख रखना है। ठीक है, कूट नीचे दिया हुआ है 2 1 4 3, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3 और डी 1 2 3 और 4। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 4 सबसे ऊपर, उसके बाद मैप में लोकेशन देखेंगे तो इनको समझने और समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं, 1 2 3 4 नहीं, सॉरी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3। भाई मैं सोच रहा हूँ शिमला तो ऊंचाई पे मिलेगा ना, उसके बाद श्रीनगर, फिर शिलांग और फिर कोहिमा आएगा ना। सॉरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसका सही आंसर यहाँ भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। पहला भटिंडा, दूसरा पठानकोट, फिर पटियाला और उसके बाद अम्बाला। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त नगरों को पश्चिम से पूर्व की अवस्थिति के अनुसार सही क्रम में लगाना है। ए है 3 2 1 4, बी 2 1 4 3 2 3 1 4, सी 2 1 3 4 और डी 1 2 3 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सब नगरों को देखने के लिए ना आपको देखना होगा पंजाब का मैप, हरियाणा और पंजाब का मैप आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इन सभी नगरों के बारे में मिल जाएगा। और ज़रूर से देखिए, देखेंगे नहीं, ज़रूर से देखिए। हालांकि इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं बताया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। तीसरा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। यह दरअसल उल्टा दे दिया गया। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी।
ठीक है। अब लोकेशन देखिए अनाईमुडी और महेंद्रगिरी के। अनाईमुडी की लोकेशन देखने के लिए आपको जाना होगा घूमने के लिए, कहाँ पर बताइए, आपको जाना होगा घूमने के लिए, यह दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे अन्नामलाई हिल्स जहाँ पर है, ये यहाँ पर अन्नामलाई हिल्स आपको मिलेगी। इसके ऊपर आपको ऊपर पालघाट देखने को मिलेगा। तो इसी अन्नामलाई हिल में आपको मिल जाएगी अनाईमुडी, ठीक है। छोटा सा लिखा होगा अनाईमुडी और इधर से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कार्डेमम हिल्स, ठीक है। तो ये तो हो गई अनाईमुडी और यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है। फिर महेंद्रगिरी जाने के लिए आपको क्या करना होगा, महेंद्रगिरी जाने के लिए आपको चलना होगा सीधा ऊपर। यहाँ से महानदी एक बह रही होगी, ठीक है। महानदी के डेल्टा में आइए, डेल्टा क्षेत्र में आइए। आप नहीं मिला तो भुवनेश्वर देखिए, भुवनेश्वर दिखा, भुवनेश्वर के ऊपर जाइए। भुवनेश्वर के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा महेंद्रगिरी, ठीक है। तो यह महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी के उत्तर में कह रहा हूँ, महेंद्रगिरी के दक्षिण में आपको आना होगा, ठीक है। महेंद्रगिरी के, जैसे कि महेंद्रगिरी कह रहा हूँ, सॉरी, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मान लीजिए यहाँ पर है, तो भुवनेश्वर के दक्षिण में आप आएंगे थोड़ा सा नीचे तो यहाँ पर आपको महेंद्रगिरी लिखा हुआ मिल जाएगा। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्रमशः दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को चिन्हित करते हैं, ठीक है। ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया। यह दोनों ही दक्कन के पठार के भाग हैं, लेकिन यह दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग को बता रहा है और यह दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को बता रहा है, ठीक है। ए बी मैं नाम दे रहा हूँ। अब पश्चिमी घाट यानी कि ए जो है वह पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचा है। पूर्वी घाटों की 600 मीटर की अपेक्षाकृत जो है पश्चिमी घाटों की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर अवस्थित है, मतलब यहाँ से जो है पश्चिमी घाट से ठीक सटा हुआ पश्चिमी तट भी है। यह अनवरत मतलब लगातार है, ठीक है। पश्चिमी घाट में यह लगातार है और इसे केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है, ठीक है। वैसे वही जो पालघाट दर्रा की हम बात कर रहे थे या पालघाट गैप की बात कर रहे थे, उन्हीं के माध्यम से ही इसे पार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पूर्वी घाट जो है कई नदी डेल्टाओं के कारण, जैसे कि महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तारित है और पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली बहुत सी नदियां हैं। इसी कारण यह पूर्वी घाट जो है वह अनियमित है। बहुत सी नदियां जैसे कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सभी कई नदियां पूर्वी घाट की तरफ बह रही ना। अब भाई इधर का हिस्सा ऊँचा हो गया, इधर का हिस्सा नीचे हो गया, तो नदी यहाँ से निकली आएगी तो इधर ही, यहाँ से निकली इधर ही आएगी, यहाँ से निकली इधर ही आएगी। तो क्या किया इन नदियों ने पूर्वी घाट को काफ़ी ज़्यादा जीर्ण शीर्ण कर दिया या तोड़ फोड़ दिया और अपने हिसाब से उसको व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। तो यह अनियमित और विच्छेदित हो गया पूर्वी घाट, ठीक। फिर पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है, इसको फिर से साफ करके बना देता हूँ। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है, यानी कि जो इस घाट की ऊंचाई है, वह उत्तर से दक्षिण की दिशा में, माने कि ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और इसके बाद डोडा बेट्टा जो कि 2637 मीटर है। डोडा बेट्टा की लोकेशन देखना है तो देखिए आप नीलगिरी हिल्स को, यहाँ पर आपने अनाईमुडी खोजा, अनाईमुडी के जब आप थोड़ा सा उत्तर में बढ़ेंगे पालघाट गैप के आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ आपको नीलगिरी हिल्स दिखेंगी। नीलगिरी हिल्स से बस जरा सा ऊपर जाइए, वहाँ आपको डोडा बेट्टा लिखा हुआ, हिंदी में मैप है तो डोडा बेट्टा लिखा होगा, इंग्लिश में मैथ है तो DODA करके डोडा बेट्टा लिखा होगा, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं पूर्वी घाट पर। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। इसकी लोकेशन मैंने बता दी कि जब भुवनेश्वर से आप दक्षिण में आएंगे तो वहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा महेंद्रगिरी, या लेक चिल्का से बिल्कुल सटा हुआ आपको दिख जाएगा महेंद्रगिरी। और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, ठीक। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों के समानांतर उठने वाली आर्द्र हवाएं पर्वतीय वर्षा का कारण बनती हैं। और सबसे लास्ट में सेवराय और जावदी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। सेवराय और जावदी, ये यहाँ पर सेवराय और जावदी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहाँ पर है, यहाँ नीचे नहीं आइएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर ही रहिएगा। सेवराय और जावदी पहाड़ियाँ, ठीक। चेन्नई के पास आपको जावदी हिल्स देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद सेवराय देखने के लिए पुडुचेरी के ठीक नीचे या नीलगिरी के आप जाइए ईस्ट में, नीलगिरी के ईस्ट में और थोड़ा सा उत्तर की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सेवराय हिल्स देखने को मिल जाएगा। और सेवराय हिल्स के और ज़्यादा आप नॉर्थ या उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जावदी हिल्स देखने को मिलेगा।
अब भी नहीं मिला तो ऊपर जो है पालकोंडा बना हुआ है, पालकोंडा के साउथ में आपको मिल जाएंगी जावदी हिल्स। ठीक, तो देखिए सेवराय और जावदी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं, जो उडगा मंडलम के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी स्थल है। उडगा मंडल जो है ऊटी का ही शॉर्ट नाम है। ठीक है, कभी चलेंगे घूमने हम आप। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। बस 4 प्रश्न और बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। दूसरा, पुडुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। पुडुचेरी को आप देखेंगे जब इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखिए तो पुडुचेरी इस प्रकार से है ना, यहाँ पर पुडुचेरी का एक हिस्सा मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, और एक यहाँ केरल के साइड में आपको पुडुचेरी मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, यनम माहे आपको इधर मिलेगा। ठीक है, आइए अब एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ। देखिए, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जो कि 4 छोटे असंबद्ध जिलों से बना हुआ है मिलकर के। एक पुडुचेरी खुद, दूसरा कराईकल, तीसरा यनम। यह तीनों जिले बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित हैं। और माहे जो है वह अरब सागर में यानी केरल के तट पर है ना, इधर वाले तट पर है। इधर अरब सागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई। यहाँ पर माहे है तो अरब सागर के तट पर स्थित है। इधर पुडुचेरी, कराईकल और यनम है तो बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ठीक, चलिए देखिए, पुडुचेरी तमिलनाडु का एक अंत क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद कराईकल तमिलनाडु के ही क्षेत्र में पड़ता है। यनम आपको आंध्र प्रदेश के अंत क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, और सबसे अंत में माहे आपको केरल में की तरफ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। दूसरा, सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं, जो उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। और तीसरा, पश्चिम तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, और डी 1, 2 और 3। इसको देखने के लिए आप एक बार राजस्थान का मैप अपने पास खोल करके रख लीजिए ज़रा, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं भी खोल लूँ तब तक राजस्थान का मैप। ये लीजिए, मैंने खोल लिया है। राजस्थान के पॉलिटिकल मैप पे नज़र डालिएगा आप लोग। ठीक है, इधर उधर नहीं, पॉलिटिकल मैप पे राजस्थान के नज़र डालिए। ठीक है, फिलहाल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, अब देखिए आप लूनी नदी की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। गुजरात का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ऐसे है ना, आपका ये मैप है, ये इतना हिस्सा तो गुजरात चला गया। ये रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ के पास आप देख रहे होंगे कि नीली कलर की लाइन या रेखा नीली कलर में बहती हुई आ रही होगी, यह होगी हमारी लूनी नदी। ठीक है, तो अब आप एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन के लिए ये सब तो हटाना होगा, फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यह हो गया गुजरात का और यह हो गया लूनी नदी का क्षेत्र। थोड़ा नीचे आते हैं, ये हो गया गुजरात का क्षेत्र, ये हो गया रन ऑफ कच्छ, और यहाँ से लूनी नदी आती हुई इसमें मिल गई नीली वाली, वही अपनी रेखा। अब देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र भारत के जो है वह 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो बड़ा मरुस्थल और दूसरा छोटा मरुस्थल। ठीक है, बड़े मरुस्थल का विस्तार कच्छ के रन यानी कि यहाँ से लेकर के कच्छ के रन के किनारे से उत्तर की ओर ऊपर की तरफ, यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ जाइए, आप उत्तर की ओर जाइए और लूनी नदी तक, यह जो लूनी नदी है यहाँ तक के क्षेत्र को बड़ा मरुस्थल बोला जाता है। और इसके बाद ठीक है, पूरा राजस्थान सिंध सीमा इसी से होकर के गुजरता है, इसको छोड़ दीजिए। छोटे मरुस्थल का विस्तार जो है वह जैसलमेर और जोधपुर के बीच। अब जैसलमेर जोधपुर कहाँ मिलेगा आपको, तो लूनी नदी के एकदम ऊपर चले जाइए, डेजर्ट नेशनल पार्क लिखा होगा, मैप खोले हुए हैं अगर आप राजस्थान का, तो वहाँ पर आपको इस हिस्से में मिलेगा। देखिए राजस्थान का मैप कुछ इस तरीके से ना, तो यहाँ पे ये जो उभरा वाला हिस्सा है यहीं पर आपको जैसलमेर देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो
जैसलमेर के बाद जोधपुर देखना है आपको, तो एक जगह जहाज बना होगा, ठीक है, नहीं मिला जहाज तो लूनी नदी, एक जगह लूनी नदी को पकड़े हुए ऊपर चलिए और थोड़ा थोड़ा इसके उत्तर की तरफ आप देखते हुए चलिए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में लूनी नदी को देखते चलिए, वहीं पर आपको मिल जाएगा जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर और जैसलमेर के बीच में छोटा मरुस्थल का भाग है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा, बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच में, तो बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच में चट्टानी भूमि वाले चूना पत्थर के टीले हैं, ठीक है, यहीं से संगमरमर आया, ठीक। चलिए, और बिल्कुल बंजर क्षेत्र है यह, जो बड़े और छोटे मरुस्थल के बीच का भाग है, ठीक है। लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240 किलोमीटर, ये गंगा के मैदानों की बात हो रही है, ठीक है। फिर से चलिए आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे या फिजिकल मैप पे चलिए, इंडिया के मैं भी चलता हूँ वहाँ पर। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं हिमालय है, ठीक है, यहाँ देख लिया हिमालय है, ऐसे आया ऐसे चला गया, नीचे प्रायद्वीपीय पठार हो गया, बीच में तो यह सिंधु और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र आया ना, ब्रह्मपुत्र नदियों का। इन तीन नदियों ने क्या किया कि विभाजित कर दिया प्रायद्वीपीय पठार को और उत्तर के हिमालय को, वरना अगर ये नदियाँ ना होती तो भारत जो है वह एक बंजर भूमि की तरह होता। तो इन तीनों नदियों से मिल करके एक बहुत ही विस्तृत और विशाल जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था भारत में, इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई। आई देखिए, लगभग 2400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर विस्तृत गंगा और सिंधु के मैदान तीन अलग अलग सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के बेसिनों द्वारा बने हैं, ठीक है। ये विश्व में सपाट जलोढ़ मृदा के सबसे बड़े विस्तारों में से एक है, ठीक है, सबसे बड़ा विस्तार नहीं, सबसे बड़े विस्तारों में से एक है, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्र हैं। सिंधु गंगा का मैदान ऐसा जलोढ़ भूभाग है जो उत्तर में हिमालय को दक्षिणी प्रायद्वीप से अलग कर रहा है, ठीक है। हिमालय ऊपर हो गया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये हो गया, बीच में ये आई गंगा मैया, या सिंधु गंगा का क्षेत्र आया। इन्होंने क्या किया कि हिमालय को अलग किया और इसको अलग किया, यहाँ थोड़ी दक्षिण की प्रायद्वीप आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में हमारी बात होगी, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। देखिए, प्रायद्वीप एक तरफ पूर्वी घाट से घिरा है, जहाँ औसत ऊंचाई 610 मीटर है और 610 ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। एग्जैक्ट मत मान के चला करिए, आप लोग इतना दिमाग में रखिए अपने कि 610 लिखा होगा। और दूसरी ओर पश्चिमी घाट से घिरा है, ठीक है, जहाँ सामान्य ऊंचाई 915 से 1220 मीटर है, कुछ स्थानों पर 2440 मीटर से अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटीय पट्टी है, जबकि पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के बीच व्यापक तटीय पट्टी। यहाँ पर जब नदियों ने कटान कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण हुआ ना, जबकि इधर निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पर पथरीली ज़मीन है या फिर पहाड़ पर्वत है, इनको सीधा काटा और नदी पार चली गई या नदी इस पार आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर पट्टी तट कैसा होगा, सकरा होगा, और यहाँ के पर तट का विस्तार ज़्यादा होगा। आप अपने आसपास की नदियों के पास जाते होंगे, अगर आप समुद्र के आसपास नहीं रह रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नदियाँ जो हैं वह काफ़ी लंबा मैदान अपने पास रखे रहती हैं रिजर्व में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर भी काफ़ी विस्तारित तट का निर्माण हुआ, जबकि इधर उसका अभाव है, किधर, पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर उसका विस्तार है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं। ए, वो सीधा सीधा एक आपके पॉलिटिकल मैप में सड़क बनी होगी, बस उसे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, ऊपर से नीचे, न्योर दाएं से बाएं। ए, जम्मू से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा को। बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर को। सी, जम्मू से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर। डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से कोहिमा। बताइए किससे किससे जोड़ते हैं उत्तर पर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। ये वास्तव में सड़कें, सड़क मार्ग है, ठीक है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से आती है कन्याकुमारी तक यह उत्तर दक्षिण वाली सड़क, और पूर्व पश्चिम वाली जाती है गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ समझने समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की।
यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और तीसरा, भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। बताइए कौन कौन सा कथन सही है। यहीं पर काट दीजिए, पहला गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, बचा कौन सा, एक, और ये वाला सही है। भारत की जो कुल तटरेखा है वह 7,516.6 किलोमीटर की है। ठीक है, यानी कि केवल 2 सही है। इन सब के बारे में बात हो चुकी है हमारी। सीधा चलते हैं तटरेखा के बारे में। ठीक है, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से विस्तृत मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ये अक्षांश और तथा 68 डिग्री 7 सेकंड से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में फैली हुई है। ठीक है, यह भारत का विस्तार बता दिया गया आपको। ठीक है, 8 डिग्री 4 सेकंड से उत्तर में है और 37 डिग्री 6 सेकंड आपको दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य भूमि है, इसके अलावा 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड तक पूर्वी देशांतर के बीच में अपना देश है। विश्व के मैप में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद इसकी लगभग 13,200 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा है। ठीक है, ऐसे देखिए, मैं 13 कह रहा हूँ, मैं भी गलत पढ़ रहा था। 15,200 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा है और मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इसकी तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। इसको भी जोड़ा गया है, इसमें इसको भी जोड़ा गया है, और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को जोड़ा गया है। लक्षद्वीप इधर, अंडमान द्वीप इधर है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान द्वीप है और लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में है। सबसे अंत में यह आप जानते ही हैं कि भारत की सीमा 7 देशों के साथ मिलती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार से। आइए इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। बस सीधा आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री अक्षांश या फिर 10 डिग्री लैटिट्यूड जो है वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार से अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो फिलहाल इस लेक्चर में यही है। अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारत के भूगर्भिक संरचना या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। चैनल के अंत तक या लेक्चर के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमें देते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।